चालू है, क्या कर रहा है? सेट ऐसे क्या कर रहा है? अब देखो, इसमें आपने कुछ क्वेश्चन करते हैं। कल आपने पढ़ा है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये मिरर के लिए एकदम सही है। मिरर के लिए एकदम क्या है? सही है। ये एक्चुअल फॉर्मूला है मिरर के लिए। अब हमें इसको थोड़ा डिटेल से पढ़ना है। कैसे? देखो एक क्वेश्चन करते हैं, सॉरी डिटेल से पढ़ना है, इसके क्वेश्चन करने हैं अपने को। जैसे मैं पहले आपको एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं कि एक कनकेव मिरर है, ठीक है, उसके फ्रंट में इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर है। रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी है? 30 सेंटीमीटर है। इसके सामने 25 सेंटीमीटर पर 25 सेंटीमीटर एक कैंडल ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर इज प्रेजेंट। Determine the height of image। तो इमेज की हाइट क्या होगी उस कैंडल की इमेज की, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी है? 30। इसका सॉल्यूशन देखो, ये कनकेव मिरर है, ठीक है। इसके सामने इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर है 30 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी है? 30 सेंटीमीटर। और फोकस कितना है? 50 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट पड़ा है यहां से 25 सेंटीमीटर पर, 25 का अप्रोक्सीमेट यहां पे होगा। इसकी इमेज की पोजीशन क्या होगी ये हमें डिटरमाइन करनी है कि इसकी इमेज की पोजीशन क्या होगी। तो आप इसमें देखेंगे कि u कितना है, u है इसमें 25 माइनस 25 सेंटीमीटर। v आपको डिटरमाइन करना है। आपके पास में हाइट है h1 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर और आपको इमेज की हाइट डिटरमाइन करनी है। तो आपके पास फॉर्मूला है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। 1/v, v कितना है पता नहीं, 1/u, u कितना है माइनस 25, 1/f, f कितना है। इसका फोकस भी तो इधर ही होता है, जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही फोकस है, तो u किस में होगा? माइनस में। तो इसका u किस में आएगा? माइनस में। और f किस में आएगा? माइनस में। f हो गया माइनस 15। तो 1/v इज इक्वल टू 1/25 माइनस 1/15। 1/25 माइनस 1/15 ये आएगा इसमें v 1/v की वैल्यू। अब इसमें हम क्या करेंगे? 1/v इज इक्वल टू 1/25 माइनस 1/15, इसका एलसीएम लेंगे 75। ये आ गया 1/v। तो इमेज की पोजीशन आ गई 75/2 इज इक्वल टू 37.5 सेंटीमीटर। अब आपको इमेज की पोजीशन मिल गई, लेकिन इमेज की हाइट तो नहीं पता चली। तो इमेज की हाइट निकालने के लिए आपने पढ़ा मैग्नीफाइंग पावर इज इक्वल टू होता है h2/h1 इज इक्वल टू v/u। h2 कितना है पता नहीं, h1 कितना है 10, v कितना है 75/2, u कितना है, u है 25। तो h2 इज इक्वल टू आ जाएगा 10 इंटू 3/2। ये आ गई इमेज की हाइट। ये क्या आ गई? इमेज की हाइट। देखो ये अपने पास में एक कनकेव मिरर है। इस कनकेव मिरर की फोकल लेंथ कितनी है? हाँ भाई ध्यान दे, इधर फोकल लेंथ कितनी है? 15 सेंटीमीटर। और 30 सेंटीमीटर पर एक मोबाइल पड़ा है, इसकी मोबाइल की स्क्रीन इधर की ओर है। आपसे ये पूछा है कि बताओ इस मोबाइल की इमेज आपको कैसी दिखेगी। इस मोबाइल की इमेज आपको कैसी दिखेगी?
आई बात समझ में? सेंटर कर्वेचर मुझे बताने दो यार। तो आप इसको कैसे करोगे? आपने पढ़ा है कि ये कोई कनकेव मिरर है, इसमें ऑब्जेक्ट ये फोकस है, ये सी है, जितना ऑब्जेक्ट इधर होगा उतनी इमेज यहां बनेगी। जैसे ऑब्जेक्ट यदि इंफिनिटी पर है, ऑब्जेक्ट यदि इंफिनिटी पर है तो इमेज कहां बनी थी? एफ पर। ऑब्जेक्ट थोड़ा इधर आया, इमेज आ गई यहां, ये इमेज है, ये ऑब्जेक्ट है ना। ऑब्जेक्ट सी पर आया, इमेज भी सी पर हो गई। ऑब्जेक्ट यहां आया, इमेज यहां आ गई। ऑब्जेक्ट यहां आया, इमेज इंफिनिटी पर चली गई। ऐसे था ना, ऑब्जेक्ट पास आता जाता है, इमेज दूर जाती रहती है। एक काम और होता है, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर था, इमेज बहुत छोटी बनी। ऑब्जेक्ट थोड़ा पास आया, इमेज थोड़ी छोटी बनी, पहले से बड़ी। ऑब्जेक्ट सी पर आया, इमेज बराबर साइज की हो गई। ऑब्जेक्ट और पास आया, इमेज और बड़ी हो गई। इमेज और ऑब्जेक्ट और पास आया, इमेज और भी बड़ी हो गई। मतलब ऑब्जेक्ट जैसे जैसे पास आता रहेगा, इमेज बड़े साइज की बनेगी। अब यदि हम बात कर रहे हैं, एक तो ये पार्ट आपको दिख रहा है और एक ये पार्ट आपको दिख रहा है, बोलो दिख रहा है कि नहीं? तो जो चीज सी पे है उसकी तो इमेज भी सी पे ही बनेगी, इसकी इमेज तो सी पे ही बनेगी, नीचे की ओर बनेगी। और जो पार्ट जितना इधर है उसकी इमेज यहां पर बनेगी, लेकिन उतनी छोटी बनेगी। जितना ऑब्जेक्ट इधर है, इमेज उतनी छोटी बनेगी, उतनी इधर बनेगी। तो क्या बनेगा? इमेज ऐसी दिखेगी। ये वाला पार्ट तो सेम साइज का दिखेगा, लेकिन ये वाला पार्ट क्या दिखेगा? छोटा। ये इमेज कहां दिखेगी? यहां। इमेज ऐसी दिखेगी आपको। आई बात समझ में? कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन और दे रहा हूं सर। एक हमारा क्वेश्चन है, सर क्या इसमें ऊपर नीचे करना पड़ता है क्या? देखो, ये आपके पास में वायर है जो यहां से, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे एक 30 सेंटीमीटर लॉन्ग वायर प्रेजेंट है। is present as shown in figure। ठीक है? determine the length of wire in image। इमेज के अंदर वायर की लेंथ क्या होगी, ये आपको डिटरमाइन करनी है। अब इसमें देखो पार्ट आपको दिख रहे हैं ए बी सी डी। ए बी कितने लेंथ का है? 10 सेंटीमीटर का। बी सी कितना है? 10 सेंटीमीटर का। सी डी कितना है? ये भी 10 सेंटीमीटर का। और टोटल वायर कितना है? 40 30 का ही हुआ। ये 10 और ये 10 30 सेंटीमीटर का हुआ ना। आई बात समझ में? अब इसकी इमेज बनेगी, क्या बनेगी? इमेज। और उस इमेज की हाइट क्या होगी? तो सबसे पहले हम ले रहे हैं, इसका सॉल्यूशन देखिए। फॉर सीडी पार्ट, ये सीडी पार्ट कहां पड़ा है भाई? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है। तो इसकी तो साइज ही सेम ही बनेगी। साइज क्या बनेगी? निकालो लेते हैं हम ये कैसे कि 1/v + 1/u = 1/f। इसका u कितना है सीडी पार्ट के लिए? u कितना है? रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर है, यानी 40 है। तो आप इसमें u करो -40, v का पता नहीं है, f कितना है? -20। 1/40 - 1/20, इसका एलसीएम हो जाएगा 40। 1 - 2। इसका मतलब इमेज कहां बनी? -40 पे ही बनी। इमेज कहां बनी? -40 पे ही बनी ना। मतलब ये 40 है यहां से यहां। सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां है? रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर है लेंथ। तो ये क्या 40 पे ही बनेगी इमेज है। तो अब सुनो, इसमें मैग्नीफाइंग पावर आपने पढ़ी है v/u = क्या होगा? h2/h1। v कितना है?
40, u कितना है 40, h2 कितना है, इसकी हाइट कितनी है पता नहीं है, h2 तो h1 कितना है, इमेज की हाइट क्या होगी, इमेज की हाइट क्या होगी पता नहीं, लेकिन ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है 10, अरे 10 ही है, यस तो h2 इज इक्वल टू कितना आ गया 10 सेंटीमीटर। मतलब जो इसकी इमेज बनेगी, इमेज C dash D dash is of 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। मतलब इस C dash D dash पार्ट की इमेज भी यहीं की यहीं बनेगी ना, भाई CD पार्ट की इमेज कहाँ बनेगी, अरे CD पार्ट की इमेज कहाँ बनेगी, इसी के नीचे ही बनेगी, यस ये इमेज भी 10 सेंटीमीटर लंबी होगी, Yes. ये हो गया C dash, ये हो गया D dash, और इसकी लेंथ कितनी है 10 सेंटीमीटर। क्लियर हुई ये बात, कोई समस्या है क्या, कोई प्रॉब्लम? सर फोकल लेंथ फोकल लेंथ जो है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 है, तो फोकल लेंथ इसकी हाफ होगी ना 20, -20 दिया है। -20 लिया है, क्योंकि जिधर ऑब्जेक्ट पड़ा है उधर ही तो फोकस है भाई, ऑब्जेक्ट यहाँ पड़ा है, फोकस किधर है, इधर है क्या, कहाँ है, इधर है, तो u माइनस है, तो f भी क्या होगा माइनस। कल मैंने बताया था कि जिधर u होगा उधर की सब चीजें माइनस में ही होगी, इधर इमेज बनी है तो इसलिए इमेज भी किस में आई थी, ये माइनस के अंदर आई थी, बोलो आई है कि नहीं। यस अब हम लेते हैं 4AB पार्ट, AB पार्ट में ऑब्जेक्ट कहां पड़ा है, ये 40 और ये 10 है क्या, सर तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी है 50 -50 सेंटीमीटर, तो 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, 1/v का पता नहीं है, 1/u कितना है, 1/f कितना है, -20 इसको इधर ले आओ, तो 1/v इज इक्वल टू 1/50, इसका एलसीएम लो 100, तो v इज इक्वल टू कितना आ गया -100/3, मतलब 100/3 सेंटीमीटर पर बनेगा, 100/3 का मतलब समझ रहे हो 33.33। आई बात समझ में, 1/3 इसका मतलब क्या 1/, -3/100 कितने होंगे? हाँ तो माइनस तो केवल डायरेक्शन को बता रहा है कि ये इधर की होता है। 1/v क्या 1/v, इज इक्वल्स टू ये 1/v है, तो v इज इक्वल टू हो गया 100/3, तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी भाई, इस पार्ट की इमेज कहाँ बनेगी 33.33 पे, मतलब यहाँ बन जाएगी, कितनी डिस्टेंस पे बनी 33.33, तो फिर ये डिस्टेंस कितनी आई है, ये वाली 40 में से 3.33 को माइनस करोगे तो 6.67, कितनी आई है 6.67। आगे बात समझ गए, या 20/3 एक ही बात है, ठीक है। अब सुनो आगे की बात, हाइट क्या होगी इसकी, आपने पढ़ा m इज इक्वल टू v/u इज इक्वल टू h2/h1, v कितना है 100/3, u कितना है 50, h2 कितना है, मतलब इमेज की हाइट कितनी है पता नहीं, ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है 10, इसका मतलब ये जो ए बी पार्ट की इमेज बनेगी, a डैश b डैश, ये किस हाइट की बनेगी 6.67, दोनों आगे बात समझ में, बोलो मत यार। और b डैश c डैश क्या होगा 40 में से आपने माइनस किया किसको 33.33 को, यानी 100/3 को, तो ये आ जाएगा 20/3 या 6.67। टोटल लेंथ कितनी हो गई, टोटल लेंथ ऑफ इमेज 50 टोटल लेंथ कितनी होगी a डैश b डैश प्लस b डैश c डैश प्लस c डैश d डैश, बोलो मत भाई 20 बार कह दिया, समझ में नहीं आ रही क्या तुम लोगों के, भाई चुपचाप बैठ जाओ, शांति से, कोई प्रॉब्लम है हाथों पर कर लो। a डैश b डैश कितना होगा 6.67, b डैश c डैश कितना होगा
6.67, सी डैश डी डैश कितना होगा 10 हो गया। तो तीनों का यदि आप सम करोगे तो 20/3 प्लस 20/3 प्लस 10, ये कितना हो जाएगा 70/3, कितना हो जाएगा 70/3, और ये बन जाएगा ये आ गई साइज ऑफ इमेज। क्या आ गई ये साइज ऑफ इमेज, ये आपको ध्यान में रखना है। क्या है, एक आदमी, ये हमारे पास एक मिरर है, कनकेव मिरर। इस कनकेव मिरर की रेडियस ऑफ कर्वेचर है 30 मीटर। इसका मतलब इस पोल से 30 मीटर पर सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। एक आदमी 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से इसकी ओर आ रहा है, ये आदमी इधर मूव कर रहा है 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि बताओ इमेज की वेलोसिटी क्या दिखाई देगी यदि ऑब्जेक्ट 40 मीटर पर है। कहां पर है 40 मीटर पर है। तो चलो मैं पहले फर्स्ट निकाल रहा हूं ऑब्जेक्ट एट 40 मीटर डिस्टेंस। तो u कितना है -40 मीटर, भाई u तो हमेशा ही माइनस में होगा, हर न्यूमेरिकल में माइनस होगा। ये मिरर, इस मिरर के इधर ही फोकस है, तो फोकस भी किस में होगा माइनस में होगा। कितना होगा फोकस, रेडियस ऑफ कर्वेचर है 30 मीटर, तो इसकी फोकस होगी -20 मीटर, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ जो है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ होती है। फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ होती है। रेडियस 30 है, रेडियस 30 है तो ये 15 मीटर हो जाएगी, ठीक है। अब अपने पास में a 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, यही होगा। हमें देखना है कि इमेज किस पोजीशन पे है जब इसने 40 पे और दौड़ना शुरू किया है, 40 पे और दौड़ना शुरू किया है। तो 1/v प्लस 1/u कितना है -40, 1/f कितना -15, बोलो यही है, ठीक है जी। अब इसको उधर ले जाओ, 1/v इज इक्वल टू 1/40 माइनस 1/15, इसका एलसीएम कितना आएगा 120, -5/120, तो v कितना आ गया इमेज कहां बनेगी -40 पे। मैं यहाँ पे सारे v को u को 1 1 बोल देता हूं, क्या बोल देता हूं 1, ये v1 है। जब इसने दौड़ लगाना शुरू किया तब की बात है, लेकिन फोकस तो सेम ही रहेगा या नहीं। 1 सेकंड बाद में, आफ्टर 1 सेकंड, एक सेकंड बाद में ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या होगी, 1 सेकंड में ऑब्जेक्ट 40 से कहां पहुंच जाएगा 5 मीटर आगे चला जाएगा। कहां पहुंच जाएगा 35 पे, ऑब्जेक्ट कहां पहुंच जाएगा 35 पे। तो u इज इक्वल टू -35 मीटर, f इज इक्वल टू -15 मीटर। तो 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, तो 1/v इज इक्वल टू 1/35 माइनस 1/15, इसका एलसीएम होगा तो v इज इक्वल टू कितना बनेगा -21। तो बताओ इसको मैं 2 2 बोल देता हूं, क्या बोल देता हूं 2 2। change in the position of image in 1 second। 1 सेकंड में इमेज की पोजीशन में कितना चेंज आया, -24 से कहां पहुंच गई -21 पे, कहां पहुंच गई तो फाइनल पोजीशन है v2 और इनिशियल पोजीशन है v1। v2 है -21, ये -24, इमेज कहां पहुंची
1 सेकंड में ऑब्जेक्ट चला 5 मीटर, तो इमेज कितनी चली हुई है देखिए आप, 3 मीटर। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विल बी वेलोसिटी ऑफ इमेज 3 मीटर पर सेकंड। इमेज की वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड होता है। आगे बात समझ में? अब देखो रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन क्या होता है? रिफ्रैक्शन देखो, जब आप भीड़ में चल रहे होते हैं तो आपकी स्पीड कम होती है कि नहीं? वही आप मोटरसाइकिल लेके हाईवे रोड पे चल रहे होते हैं तो आपको सड़क खाली दिखती है तो आपकी स्पीड ज्यादा होती है कि नहीं? जैसे जैसे आप ज्यादा भीड़ भाड़ वाले मीडियम में, मतलब डेंस मीडियम में जाएंगे तो आपकी वेलोसिटी कम हो जाएगी, और यदि आप खुले जगह पे जाएंगे, रेयर मीडियम में जाएंगे तो आपकी वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी। बोलो हो जाएगी या नहीं? यही पोजीशन सेम लाइट की है कि लाइट भी जब ऑप्टिकली डेंस मीडियम में जाती है तो उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो जाती है, और ऑप्टिकली रेयर मीडियम में जाती है तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है। अब आप जब मान लो खुली रोड से आप भीड़ में जाते हो तो आप सीधे ही चलते रहते हो क्या? रास्ता लेने के लिए आप आड़े तिरछे होते हो कि नहीं? आपकी तरह लाइट करती है कि जब डेंस से रेयर में जाएगी तो उसका पाथ अलग हो जाएगा क्योंकि वेलोसिटी अलग है, और रेयर से डेंस में जाएगी तो भी उसका पाथ अलग हो जाएगा। बोलो हो जाएगा या नहीं? When light ray enter from one medium to another medium, when light ray enter from one medium to another medium, then it deviates from its actual path. Then it deviates from its actual path. This phenomena is called refraction of light. We consider that this medium is medium first and this medium is medium second. This one is medium first, this medium is medium second, and this line is separating surface between both medium. This line is separating surface between both medium. Suppose a light ray is incident on this surface. एक लाइट की रे है वो इस सरफेस पर इंसिडेंट हो रही है कि नहीं? We consider a light ray and a perpendicular plane on the separating surface is called normal. The perpendicular imaginary plane on separating surface is called normal. इस imaginary plane को, जो separating surface है ना, ये separate करने वाली, इसके perpendicular जो plane है उसको हम क्या कहेंगे? नॉर्मल कहेंगे या नहीं? और ये लाइट की रे इस मीडियम से इसमें एंटर कर रही है. When light ray enter from one medium to another medium, then this one will be the actual path. This one will be the actual path. But it deviates from its actual path, then it will be move here or here. या तो ये अपने पाथ से इधर नीचे आ जाएगी या ऊपर चली जाएगी. बोलो चली जाएगी या नहीं? चली जाएगी. तो आप ये कहेंगे कि when light ray enter from one medium to another medium, then it deviates from its actual path. This phenomena is called refraction. When light ray enter from one medium to another medium, then it deviates from its actual path. तो ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है. अब आपको ये कहें कि जो लाइट की रे आकर इस मीडियम पर कोलाइड कर रही है, द लाइट रे इंसिडेंट ऑन द सरफेस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे. एंड द लाइट रे एंटर्ड इन सेकेंड मीडियम, इट विल बी रिफ्रैक्टेड रे.
एंटर्ड इन सेकंड मीडियम विल बी रिफ्रैक्टेड रे। इंसिडेंट रे नॉर्मल से जो एंगल बनाती है उसको हम क्या कहेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस। द एंगल मेड बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड द रे रिफ्रैक्टेड रे makes angle with the normal is called angle of refraction, is called angle of refraction। आगे बात समझ में, ये होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये होता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है भाई, अब देखो रीजन ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन का कारण क्या है? रीजन ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन का कारण क्या है? रिफ्रैक्शन का देखो कारण क्या है, अभी मैंने बताया कि वेलोसिटी ऑफ लाइट रिमेन डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम, वेलोसिटी ऑफ लाइट रिमेन डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम। इन डेंस मीडियम वेलोसिटी ऑफ लाइट रिमेन लेस, dense medium velocity of light remain less, and in rare medium velocity of light remain high due to the difference in velocity when light ray enter from one medium to another medium, then it deviates from its actual path, then it deviates from its actual path। मैं एक बार और इसको एक्सप्लेन कर देता हूं कि velocity of light remain different in different medium। in dense medium वेलोसिटी ऑफ लाइट रिमेन लेस, भीड़ में आपकी स्पीड भी कम होती है, लाइट की भी कम होती है। इन रेयर मीडियम वेलोसिटी ऑफ लाइट रिमेन हाई, thus due to the difference in velocity when light ray enter from one medium to another medium, then it deviates from its actual path, it is the actual reason of refraction। when light ray enter from dense to rare, when light ray enter from dense to rare, सपोज करो ये डेंस है, ये रेयर है और ये नॉर्मल है, ये डेंस से रेयर में जाएगी तो लाइट की रे नॉर्मल से दूर हट जाएगी। when light ray enter from dense to rare medium, then it moves away from the normal, जाना तो था सीधा लेकिन नॉर्मल से क्या हो गई दूर, it moves away from the normal, then angle of incidence remain less and angle of refraction remain high, angle of refraction remain greater than the angle of incidence। ठीक है। on the other hand, when light ray enter from rare to dense medium, when light ray enter from rare to dense medium, रेयर से डेंस में जाती है, सपोज करो ये रेयर मीडियम है, ठीक है, ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये डेंस है तो डेंस में जाएगी तो क्या होगी, नॉर्मल की ओर मुड़ जाएगी या नहीं, एंगल ऑफ इंसिडेंस ज्यादा रहेगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कम रहेगा। ठीक है। when light ray enter from dense to rare medium, then angle of incidence remain less than the angle of refraction। when light ray enter from rare to dense medium, then angle of incidence remain greater than the angle of refraction। मतलब डेंस में नॉर्मल की ओर मुड़ेगी, रेयर में नॉर्मल से दूर हटेगी, सारी बात का सार ये है, डेंस में नॉर्मल की ओर मुड़ेगी, रेयर में दूर हटेगी। आगे बात समझ में, लाइट का जब कभी रिफ्रैक्शन होता है तो कौन कौन से लॉज फॉलो होते हैं वो हम पढ़ेंगे। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, क्या पढ़ेंगे, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। सबसे पहले फर्स्ट लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ड्यूरिंग द रिफ्रैक्शन इंसिडेंट रे कहां बनी है, बोर्ड पे, रिफ्रैक्टेड रे कहां बनी है, बोर्ड पे, नॉर्मल कहां बना है, बोर्ड पे। यदि इन तीनों में से एक भी प्लेन पे नहीं होता, एक ही प्लेन पे है ना तीनों, यदि इनमें से एक भी प्लेन में नहीं होता तो मैं इसको बाहर या अंदर यूं समझाता, लेकिन मैंने तो बोर्ड पे ही समझा दिया। इसका मतलब तीनों क्या है, एक ही प्लेन में है, टू डायमेंशन के बीच में है, एक ही प्लेन में है, तो आप ये कहेंगे ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल
always remain in same plane। आगे बात समझ में? यही सेम ऐसा ही रिफ्लेक्शन का लॉ था। अब हम पढ़ेंगे सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ का दूसरा नाम स्नेल्स लॉ भी होता है। क्या नाम होता है? स्नेल्स लॉ। ये फर्स्ट मीडियम है, ये सेकंड मीडियम है, ठीक है। फर्स्ट मीडियम में रे ने एंगल बनाया एंगल ऑफ इंसिडेंस, सेकंड मीडियम में बनाया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन the ratio of the sine of angle, the sine of angle of incidence and sine of the angle of refraction always remain constant and equal to the refractive index of second medium relative to first medium। समझ में आई बात? साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इन दोनों का रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहता है। इन दोनों का रेशियो हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। और यह फर्स्ट मीडियम के रिलेटिव सेकंड मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इक्वल होता है। फर्स्ट मीडियम के रिलेटिव सेकंड मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इक्वल होता है। इसे हम कहते हैं स्नेल्स लॉ। क्या कहते हैं इसको? स्नेल्स लॉ। आगे बात समझ में या नहीं आई?